हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लाइव सेशन में मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं? बच्चों, टर्म 1 का एमसीक्यू लेकर आया हूं, जैसा पिछले संडे को लेकर आया था, है ना बच्चों? तो पिछले संडे मैंने अम्ल, क्षार और नमक यानी लवण यानी एसिड, बेस और सॉल्ट के ऊपर एमसीक्यू कराया था। और आज मैं क्लास 10 के चैप्टर 1 यानी पहले अध्याय के ऊपर मैं आज एमसीक्यू लेकर आया हूं, है ना बच्चों? तो तैयार हो जाइए, बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू लेकर मैं आया हूं बच्चों। ठीक वही एमसीक्यू जैसा कि आपको सीबीएसई के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जी हाँ बच्चों, ठीक उसी पैटर्न पे मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा जो टर्म 1 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना बच्चों? तो हमने इस यूट्यूब चैनल पे आरंभ बैच इसीलिए शुरू किया था ताकि हम हर सब्जेक्ट की तैयारी करा सके क्लास 10 की, और क्लास 10 का जो हर सब्जेक्ट है उसका सिलेबस हम पूरा कंप्लीट करा सके, पढ़ा भी सके, सिद्धांत भी समझा सके और प्रश्नों का अभ्यास भी करा सके, ताकि आप धुआंधार तरीके से एग्जाम में क्या करो, एग्जाम को फोड़ के आओ और धुआंधार नंबर ले आओ, है ना बच्चों? तो आज आपको लाइव सेशन का टॉपिक समझ में आ गया ना? तो आज के लाइव सेशन में हम क्या करने वाले हैं? टर्म 1 के हिसाब से हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। किस चैप्टर का? क्लास 10 का जो पहला अध्याय है, पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना बच्चों? तो क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है उसी पे आधारित हम आज एमसीक्यू करने वाले हैं। तो शुरू करें एमसीक्यू। ये एमसीक्यू वो हैं जो टर्म 1 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कुछ इसी प्रकार का आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो मैं हर चैप्टर के हिसाब से एमसीक्यू हल करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया भी लग जाए कि किस प्रकार से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ आपकी तैयारी भी हो सके। तो बच्चों, शुरू करें एमसीक्यू। चलिए, बिना किसी देरी के अभ्यास अब हम शुरू करते हैं एमसीक्यू का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और टर्म 1 के हिसाब से पहले चैप्टर का जो एमसीक्यू है वो अब शुरू होता है। और ये रहा पहला प्रश्न। बच्चों, क्या पूछा है? पूछा यह है कि निम्न विकल्पों में से संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में आपको 4 रासायनिक समीकरण दिए हुए हैं। इसमें से हमको यह बताना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा है। तो बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? तो किसी भी रासायनिक समीकरण में तीर के बाएं तरफ क्या होता है? अभिकारक, और तीर के दाएं तरफ क्या होते हैं? उत्पाद। ठीक है? तो अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ अगर तत्वों के परमाणु की संख्या क्या हो? समान हो, तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम क्या कहेंगे? संतुलित कहेंगे। तो हमको अगर ये पता करना है कि रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो हमको उसके लिए ये पता करना होगा कि तीर के दोनों तरफ क्या तत्वों के परमाणु की संख्या समान है। तो हम अगर इसको पता कर लेंगे तो अगर समान होगा तो वो संतुलित कहलाएगा। चलिए, पहला विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प में ये रहा तीर। तीर के बाएं तरफ कितना आयरन, Fe मतलब आयरन, लोहा कितना है? लोहे तत्व के एक परमाणु नजर आ रहा है। ठीक है? लेकिन उसी तीर के दाएं तरफ यहां देखिए कितने परमाणु नजर आ रहे हैं? 3। इसका मतलब कि पहले समीकरण में जो लोहा है वो संतुलित नहीं है, क्योंकि बाईं तरफ यानी अभिकारक में एक परमाणु है और उत्पाद में लोहा यानी Fe के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। तो फिर ये बराबर कैसे हुआ? इसका मतलब पहला विकल्प तो हो नहीं सकता। ठीक है? दूसरा देख लेते हैं। दूसरा रासायनिक समीकरण में तीर के बाईं तरफ क्या लिखा है? 3Fe प्लस 4H2O क्या दे रहा है उत्पाद में? Fe3O4 प्लस 4H2। अब यहां देखिए आयरन कितना है? बाईं तरफ यानी अभिकारक में 3 है और उत्पाद में भी आयरन कितना है? 3 है। तो आयरन बराबर है। ठीक है। हाइड्रोजन देखें तो बाईं तरफ हाइड्रोजन कितना है? 4H2O यानी 4 × 2, 4 गुणे में 2, 8 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 8। और उत्पाद में कितना है? ये देखिए 4H2 यानी 4 गुणे में 2, 8। तो इसका मतलब आयरन भी संतुलित है, अभी तक हाइड्रोजन भी संतुलित है ना? अब ऑक्सीजन देख लेते हैं।
जरा दूसरे रासायनिक समीकरण, दूसरा विकल्प में रासायनिक समीकरण में ये देखिए ऑक्सीजन कितना है, तो ये देखिए 4H2O, तो इसका मतलब 4 ऑक्सीजन है। और उत्पाद में देखिए यहाँ क्या लिखा है O4, यानी कि यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है 4, तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी क्या है संतुलित है। तो दूसरे रासायनिक समीकरण में आयरन भी संतुलित है, हाइड्रोजन भी संतुलित है और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या भी संतुलित है। इसका मतलब पूरा का पूरा रासायनिक समीकरण ही क्या है संतुलित है कि नहीं, क्योंकि बाएं और दाएं तरफ, तीर के बाएं और तीर के दाएं तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या, कौन कौन से तत्व, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 तत्व है और तीनों तत्वों के परमाणु की संख्या बाईं और दाईं तरफ क्या है बराबर हैं। इसीलिए हम दूसरे विकल्प को कह सकते हैं कि ये रासायनिक समीकरण क्या है संतुलित है। ठीक है, अब जरा तीसरा सी और डी भी चेक कर लेते हैं। तो अगर सी को चेक करोगे तो बच्चों यहाँ आयरन 3, उत्पाद में भी 3, तो आयरन तो बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन ये देखिए यहाँ 2 है, उत्पाद में बाईं तरफ यानी अभिकारक में 2 है और दाईं तरफ भी 2 है, तो इसका मतलब ये भी बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है, बाईं तरफ ऑक्सीजन सिर्फ 1 है और दाईं तरफ 4 है, तो ऑक्सीजन बराबर न होने की वजह से तीसरा भी विकल्प नहीं हो सकता, तीसरा भी रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या दोनों तरफ यानी तीर के बाएं और तीर के दाएं तरफ बराबर नहीं है। ठीक है, हमको यही देखना होता है कि तीर के बाईं तरफ और दाईं तरफ परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं। तो तत्वों के परमाणु की संख्या, सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अगर बराबर है तो ही जाकर परमाणु रासायनिक समीकरण क्या होगा संतुलित कहलाएगा। ठीक है, अब डी देखें तो डी आपका 3Fe + 4H2O। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ आयरन तो बराबर है, 3 बाएं तरफ 3 आयरन दाएं तरफ, लेकिन हाइड्रोजन देखिए कितना है 4H2O, मतलब हाइड्रोजन इधर 8 है, 4 गुणे में 2, और इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है सिर्फ 2, इसका मतलब 8 और 2 हाइड्रोजन संतुलित नहीं है, इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण भी संतुलित नहीं है। तो फिर उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा बी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। बी में देखिए आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्व हैं और तीनों तत्वों के जो परमाणु की संख्या है वो बाईं और दाईं तरफ बराबर है। तीर के बाईं तरफ जितना आयरन है तीर के दाईं तरफ भी उतना आयरन है, तीर के बाईं तरफ जितना हाइड्रोजन है उतना तीर के दाईं तरफ भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तीर के बाईं तरफ जितना ऑक्सीजन है तीर के दाईं तरफ भी उतना ऑक्सीजन है। तो आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों की संख्या बराबर है, तो हम बी विकल्प को कहेंगे कि ये जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित है और बाकी सब कैसे हैं, असंतुलित हैं। समझ में आ गया कि नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां लिखूं C+O2 गिव्स CO2, तो बताइए ये संतुलित है कि नहीं, बिल्कुल संतुलित है। तीर के बाईं तरफ कितना कार्बन, 1 कार्बन, और तीर के दाईं तरफ कितना कार्बन, 1 कार्बन, तीर के बाईं तरफ 2 ऑक्सीजन, तीर के दाईं तरफ 2 ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन तत्व की संख्या, परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर है, तो ये भी एक रासायनिक समीकरण है जो संतुलित है। पहचानना आ गया, बहुत आसान है। चलिए बस आपको ये गिन लेना है कि तत्व जो कौन कौन से हैं और तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं, किधर बराबर है, किस, ये देखना है। तो अगर आप तीर देख रहे हो, तीर के बाईं और दाईं तरफ। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न समझ में आया। इसी प्रकार से आपके टर्म 1 में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको 4 विकल्प दे देगा, पूछ लेगा बताओ कौन सा संतुलित है कौन सा असंतुलित है, तो पहचानना आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों दिया हुआ है, एक रासायनिक समीकरण दिया है जो संतुलित नहीं है, तो उसको संतुलित करने के प्रयास में हम कितना ए में और बी में कितना संख्या भरें ताकि ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाए। ठीक है, तो जरा तीर के बाईं तरफ यानी जो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, उसको हम LHS लिख देते हैं। ठीक है, और तीर के जो दाईं तरफ है उसको हम RHS लिख देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से तत्व नजर आ रहे हैं। एक है Mn नजर आ रहा है, मैग्नीज, ऑक्सीजन नजर आ रहा है, हाइड्रोजन नजर आ रहा है, क्लोरीन नजर आ रहा है। अब आप ये देखिए बाईं तरफ, तीर के बाईं तरफ कितना मैग्नीज है, 1,
और तीर के दाईं तरफ कितना मैग्नीज है? 1। मैग्नीज तो संतुलित है, ठीक है। तीर के बाईं तरफ कितने ऑक्सीजन है? 2। और तीर के दाईं तरफ कितना ऑक्सीजन है? 1। तो ऑक्सीजन संतुलित नहीं है ना। फिर हाइड्रोजन की बात करें तो बाईं तरफ हाइड्रोजन 1 है और दाईं तरफ क्या नजर आ रहा है? 2। क्लोरीन बाईं तरफ 1 है और दाईं तरफ क्या है? 2। तो इसका मतलब मैग्नीज को छोड़कर बाकी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन तत्वों की जो परमाणु की संख्या है वो बाईं और दाईं तरफ बराबर नहीं है, ठीक है। यानी अभिकारक और उत्पाद में ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन तत्व की परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, तो हमको बराबर करना होगा, ठीक है। तो कैसे बराबर करें बच्चों, बताइए तो। अब आप बताइए, अब आपको यहाँ एक की संख्या कितनी रखें और यहाँ बी की संख्या कितनी रखें कि ये बराबर हो जाए। एक एक ऑप्शन को रखते जाइए, ठीक है। तो जब आप एक एक ऑप्शन रखेंगे तो यहाँ अगर ए को 4 रखते हैं, ए को कितना रखते हैं? 4, ठीक है। और यहाँ इसको 3 रख लेते हैं तो क्या होगा? ए को अगर 4 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा 4 और क्लोरीन भी हो जाएगा 4, ठीक है। एक मिनट, माफ कीजिएगा, इसको ऐसे समझिए, ठीक है। ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। मैग्नीज कितना है? तीर के बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीज कितना है? 1 और दाईं तरफ कितना है? 1, ठीक है। असल में एक क्लोरीन मुझसे छूट गया था इसीलिए फिर से बनाना पड़ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन की कितनी संख्या है? यहाँ 2 और दाईं तरफ कितना है? 1, ठीक है। हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन कितना है बताइए। हाइड्रोजन अगर देखें तो हाइड्रोजन यहाँ आ रहा है 1 और यहाँ कितना आ रहा है? 2। और क्लोरीन देखें अगर तो क्लोरीन यहाँ है 1, अभी तक 1 नज़र आ रहा है और वैसे है 4 दाईं तरफ, है कि नहीं? 2 यहाँ 2 यहाँ। तो इसका मतलब कि अभी आप देख रहे हो कि ये संतुलित नहीं है, अब हमको इसको संतुलित करना है, ठीक है। तो अगर हम अब कैसे संतुलित करें तो बच्चों संतुलित करने के लिए आप ही बताओ, इन सभी को रखते जाओ। ए की जगह 4 रखो और बी की जगह 3 रखो और फिर परमाणु की संख्या गिनो, ठीक है। उसी तरह एक एक बारी बारी करके आप गिन सकते हो, ठीक है। मात्रा वैल्यू को, परिमाण को रखते जाओ, ए के बी का परिमाण, और चेक करते जाओ, ठीक है। अब हम ए को चेक करोगे, पहला विकल्प चेक करोगे तो गलत निकलेगा, दूसरा विकल्प चेक करोगे गलत निकलेगा, लेकिन जब तीसरा विकल्प चेक करोगे, ठीक है, तो तीसरा विकल्प चेक करो तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं फिर से, MnO2 प्लस, अब ए की जगह मैं क्या रख देता हूं? 4, ठीक है। तो ये हो गया 4HCl। क्या मिला? MnCl2 प्लस बी के जगह क्या रख देता हूं? 2 HCl, 2 HCl नहीं 2 H2O, ठीक है, प्लस Cl2। अब आप ये देखिए दोनों तरफ, तीर के दोनों तरफ तत्वों की संख्या पता लगा लीजिए। मैग्नीज कितना है? 1 बाईं तरफ, दाईं तरफ भी 1 है, ठीक है। तो मैग्नीज संतुलित है, जी हाँ। ऑक्सीजन देखिए बाईं तरफ कितना है? 2 और दाईं तरफ भी कितना है? ये देखिए 2H2O, तो दाईं तरफ भी 2 है, तो ऑक्सीजन भी संतुलित है। हाइड्रोजन देखिए बाईं तरफ कितना है? 4 हाइड्रोजन और दाईं तरफ देखिए 2H2, यानी कि हाइड्रोजन भी 4 है, यानी हाइड्रोजन भी संतुलित है। और क्लोरीन 4Cl, ठीक है, 4 क्लोरीन है बाईं तरफ और यहाँ Cl2 और यहाँ Cl2, तो 4 क्लोरीन। तो दाईं तरफ भी क्लोरीन बराबर है कि नहीं? तो बाईं और दाईं तरफ क्लोरीन भी बराबर है, यानी कि सारे तत्वों की परमाणु की संख्या समान है। इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा? तीसरा होगा, है ना बच्चों। तो ये रहा सही उत्तर। तो ए की जगह जब हम 4 रखें और बी की जगह हम 2 रखें, तब जाकर आपका ये जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित होगा।
तो ऐसे प्रश्नों को हम हल कैसे करेंगे, आपको एक एक विकल्पों को देखना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर पहला विकल्प रख के देखो बराबर हुआ कि नहीं संख्या परमाणुओं की, नहीं हुआ तो फिर दूसरा विकल्प रख के देखो। हिट एंड ट्रायल मेथड से सारे विकल्पों को जब रख के देखोगे तो 4 में से एक विकल्प में ऐसा आएगा कि जब रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, अपने आप संतुलित हो जाएगा। जैसा इस प्रश्न में तीसरे विकल्प में जब हमने A का परिमाण 4 रखा और B का परिमाण 2 रखा तो अपने आप पूरा रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित। तो इसका मतलब A का मान 4 होना चाहिए और B का मान 2 होना चाहिए। पता लगा लिया हमने, है ना। तो इस तरीके से आप हिट एंड ट्रायल मेथड से पता लगा सकते हो। मतलब इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। समझ में आया, 2 प्रश्नों को हल किया ना हमने। चले आगे, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है बच्चों। अगला प्रश्न ये पूछा है कि आपको एक रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया है, 2FeSO4 तीर यानी अभिकारक क्या है, FeSO4 तो अभिकारक है फेरस सल्फेट, और उत्पाद में क्या मिल रहा है, Fe2O3 प्लस SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि ये ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो बच्चों ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हो, एक अभिकारक टूटकर कई सारे छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है कि नहीं। अभिकारक क्या है इसमें, रिएक्टेंट कौन है, FeSO4। ये अभिकारक है कि नहीं, रिएक्टेंट। और ये तीनों क्या नजर आ रहे हैं, ये तीनों क्या हैं, ये उत्पाद हैं, प्रोडक्ट है कि नहीं। तो जब एक अभिकारक एक रिएक्टेंट टूटकर कई सारे उत्पाद बनाता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्या इसे संयोजन कहते हैं, क्या इसे द्विविस्थापन कहते हैं, क्या इसे वियोजन यानी अपघटन कहते हैं, क्या इसे विस्थापन कहते हैं। बच्चों संयोजन तो होगा नहीं, क्योंकि संयोजन मतलब जुड़ना, और जुड़ने के लिए 2 अभिकारक होना जरूर चाहिए। यहाँ कितना अभिकारक है, एक अभिकारक, और एक अभिकारक ऊष्मा के मौजूदगी में गर्म होकर वो कई सारे उत्पाद में टूट जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि एक अभिकारक अपघटित हो जा रहा है और कई सारे उत्पाद बना रहा है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया। और अपघटन अभिक्रिया का एक नाम और होता है, वो होता है वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो कैसे हमने पहचाना, हमने ये देखा कि इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक यानी रिएक्टेंट तो एक है लेकिन उत्पाद बहुत सारे मिल रहे हैं। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक कई सारे उत्पाद बनाता है, इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपघटन यानी कि वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में कहे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया। तो ये रहा हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों पहचानना आना चाहिए, एक रिएक्टेंट बहुत सारे उत्पाद प्रोडक्ट, तो रिएक्शन कौन सा होगा, अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया होगी। और वो हमारा सी में दिया था, तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या रहा, सी। समझ में आया बच्चों, आगे बढ़ें, तैयार हो बच्चों। तो बच्चों एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपना प्यार देते रहिए, और इस लाइव सेशन से रोज शाम को 7 बजे जुड़ते रहिए, है ना बच्चों। क्योंकि संडे हो या मंडे हम रोज हाजिर होते हैं, ठीक है। अब तो पहले संडे को हाजिर नहीं होते थे, अब तो संडे को भी हाजिर होने लगे हैं, क्योंकि आपके टर्म 1 की तैयारी करानी है ना, ठीक है। तो टर्म 1 में मैं MCQ प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्योंकि इसी तरीके से आपके परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो जितने भी चैप्टर टर्म 1 में आएंगे सबका MCQ तैयार कर लो बच्चों, और तैयार कराने में मैं मदद करा रहा हूँ, ठीक है। पिछले संडे मैंने एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर यानी अम्ल क्षार और लवण का अध्याय, अम्ल क्षारक और लवण चैप्टर का अध्याय का मैंने MCQ सॉल्व कराया था। और इस संडे मैं क्या करा रहा हूँ, पहला चैप्टर यानी पहला अध्याय का MCQ सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। 3 हमने प्रश्न अभी तक MCQ के हल कर लिए हैं। आगे चलिए। तो प्रश्न नंबर अब कौन सा आएगा, प्रश्न नंबर 4। ये देखिए प्रश्न नंबर 4 पूछा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो अभिक्रिया तो यहाँ दी गई है, अब इस अभिक्रिया के बारे में 4 कथन लिखे गए हैं, 4 विकल्प हैं।
अब इसमें से बताना है कि सही सत्य विकल्प कथन कौन सा है। तो बच्चों पहला लिखा है यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया दी गई है, क्या ये रिडॉक्स अभिक्रिया है? तो पहली बात हमको ये समझ में आना चाहिए कि रिडॉक्स अभिक्रिया किसको कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो। उपचयन यानी ऑक्सीजन की वृद्धि और अपचयन यानी ऑक्सीजन की कमी, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। तो जरा यहाँ चित्र में देखिए, मतलब यहाँ प्रश्न में देखिए, इस रासायनिक समीकरण में जो जिंक ऑक्साइड है ZnO, ये जब उत्पाद में क्या मिल रहा है? जिंक। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी। और ऑक्सीजन की कमी को क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजन की कमी को हम अपचयन कहते हैं। तो यानी किसका अपचयन हुआ? जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है ना? क्यों अपचयन हो रहा है? क्योंकि अपचयन का मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो जिंक ऑक्साइड से क्या बन रहा है? जिंक। तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन। और कार्बन देखिए किस में बदल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो कार्बन में ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि। और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम इसको क्या कहते हैं? उपचयन। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन। और इस रासायनिक समीकरण में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, है कि नहीं? जहां ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका मतलब नीचे दी गई ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो पहला विकल्प सही है। दूसरा, कार्बन का उपचयन हो रहा है। जी हाँ बच्चों, ये भी सही है। कार्बन किस में बदल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना मतलब उपचयन होना, है ना? तो इसका मतलब कार्बन का उपचयन हो रहा है, बिल्कुल सही। जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। जी हाँ, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मतलब जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो तीनों कथन सही है। इसका मतलब कि सभी जो विकल्प दिए गए हैं ABC सही है। तो फिर उत्तर क्या होगा? डी होगा, है ना बच्चों? तो इस चौथे प्रश्न का उत्तर क्या है? डी। सभी कथन जो हैं उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो लिखे गए हैं, सभी कथन सत्य हैं। नीचे तो दिया गया रासायनिक अभिक्रिया, वो रिडॉक्स अभिक्रिया भी है। इसमें कार्बन का उपचयन हो रहा है और जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, और अपचयन मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो देखिए जिंक ऑक्साइड किस में बदल रहा है? जिंक में। तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना। और कार्बन किस में बदल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है ना। तो फिर कार्बन को हम क्या कहेंगे? कार्बन क्या हुआ? कार्बन का उपचयन हुआ और जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ, और दोनों उपचयन अपचयन हो रहा है। इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया को, इस वाले रासायनिक समीकरण को हम अभिक्रिया को क्या नाम दे सकते हैं? हम रिडॉक्स नाम दे सकते हैं। रिडॉक्स में RED का मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन से ऑक्स आया है, वो बन गया है रिडॉक्स। ठीक है, समझ में आया? तो ये रहा चौथे प्रश्न का उत्तर, है ना बच्चों? दिमाग लगाने वाला प्रश्न, बिल्कुल। तो देखिए एक प्रश्न से आपको 3 चीजें पता चल गई। उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, और दोनों को मिला दें तो एक साथ अगर उपचयन अपचयन हो तो उसे रिडॉक्स कहते हैं, है ना? समझ में आया? चलिए आगे चलें। बढ़िया। प्रश्न नंबर 5 बच्चों, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा है? पूछा यह है कि कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बच्चों कोयले में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन। जी हाँ। और दहन मतलब किसी भी पदार्थ को जब हम दहन करते हैं, इसका मतलब उस पदार्थ की अभिक्रिया हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ हो रही है, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न कर रहा है। जैसे आप कोयले को जलाओगे तो कोयला जब जलेगा तो क्या उत्पन्न करेगा? बताइए तो। कार्बन, कोयला मतलब कार्बन। कार्बन को जब आप जलाओगे तो कार्बन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनेगा ही, साथ में गर्मी ऊष्मा निकलेगी, तभी तो जलते हो कोयला के पास हम जाते हैं तो हमको गर्मी लगती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करे, और ऊष्मा के साथ साथ कभी कभी प्रकाश भी उत्पन्न हो, ऐसी अभिक्रिया को ही तो दहन कहते हैं, कंबशन। तो अगर कोयले का हम दहन कर रहे हैं, इसका मतलब कोयले में मौजूद कार्बन की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? ऑक्सीजन के साथ।
और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है कि नहीं। और इसको अगर संतुलित करना चाहें तो देखिए अभी संतुलित नहीं है, हाँ संतुलित है, कार्बन बाईं और दाईं तरफ एक एक है, ऑक्सीजन दो दो है, तो ये संतुलित है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और साथ ही साथ क्या निकली, ऊष्मा निकली। और इसी रासायनिक प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, दहन कह रहे हैं। तो जरा ये बताइए कि इस रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक यानी दो रिएक्टेंट मिलकर कितना उत्पाद बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं ना। दो अभिकारक कौन कौन से, एक कार्बन दूसरा ऑक्सीजन गैस, और उत्पाद सिर्फ एक बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाए तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऐसे अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन यानी जुड़ना। तो देखिए एक तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं, है कि नहीं। तो इसका मतलब कोयले का जो दहन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, यानी एडिशन रिएक्शन है। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है ना बच्चों। तो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया बिल्कुल विपरीत होते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर कई सारे उत्पाद बनाते हैं। समझ में आया, दोनों विपरीत है, ठीक है। यानी संयोजन में क्या होगा, अभिकारक बहुत सारे उत्पाद एक होगा, लेकिन वियोजन में अभिकारक एक होगा उत्पाद बहुत सारे होंगे। समझ में आया। तो कोयले का दहन कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन यानी दो क्या कहते हैं अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, उत्पाद का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया, संयोजन अभिक्रिया नाम दिया। समझ में आया। चलिए आगे चलें। तो प्रश्न नंबर 5 भी हमने हल कर लिया बच्चों। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको ये नहीं बताएगा कि दहन क्या होता है, आपको खुद समझना पड़ेगा। तो दहन मतलब किसी पदार्थ को जब जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, दहन, ठीक है। तो कार्बन को जब हम जलाएंगे, कार्बन मतलब कोयले को जलाएंगे, तो कोयले में कार्बन होता है, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाएगा, साथ ही साथ ऊष्मा भी निकलेगी। तो ये दहन कहेंगे इसको, जी हाँ। अब इस दहन में आप देख रहे हो दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। तो जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यानी जब A+B मिलकर C बनाए, यानी दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए, या मान लीजिए A+B+C मिलकर D बनाए, ठीक है। तो जब उत्पाद सिर्फ एक ही बन रहा है और बहुत सारे रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं और एक उत्पाद बना रहे हैं, तो ये अभिक्रिया हो गई संयोजन अभिक्रिया। समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो अब आगे चले बच्चों, मजा आ रहा है ना। बिल्कुल टर्म 1 के MCQ बहुत ही बढ़िया मैं लेकर आया हूं बच्चों। एक बार लाइक जरूर कर दीजिए सेशन को, बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों। और अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न आपसे ताजमहल के ऊपर पूछा है। ताजमहल किससे बना है, संगमरमर का। संगमरमर को हम इंग्लिश में मार्बल कहते हैं, है ना। तो जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौथा कैल्शियम सल्फेट। क्या होगा बच्चों, मार्बल। जी हाँ, घरों में भी हम जमीन पे मार्बल लगाते हैं। ताजमहल भी संगमरमर यानी मार्बल का बना है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या कैल्शियम ऑक्साइड होगा, जी नहीं, इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। जी हाँ बच्चों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना। समझ में आया। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, एक प्रश्न हमने देख लिया। अब आगे चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। प्रश्न में आपको एक रासायनिक समीकरण दे रखा है बच्चों, और आपको ये बताना है कि ये ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो बच्चों यहाँ जरा ध्यान से देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में हो क्या रहा है। Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ऐसा लग रहा है
कि सोडियम बेरियम की जगह आ गया और बेरियम सोडियम की जगह आ गया। इसीलिए क्या हुआ, बेरियम क्लोराइड आगे चल के क्या बन गया, बेरियम की जगह कौन आ गया, सोडियम, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। और सोडियम सल्फेट, तो सोडियम की जगह कौन आ गया, बेरियम, तो ये बन गया बेरियम सल्फेट। इसका मतलब कि बेरियम और सोडियम ने अपने स्थान को आपस में क्या कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया है। यानी सोडियम और बेरियम ये बोल रहे हैं एक दूसरे से कि बेटा तुम मेरी जगह आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह आ जाता हूं। यानी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तुम मेरी जगह मैं तुम्हारी जगह। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्व एक दूसरे के स्थान को क्या कर लें, बताइए, एक दूसरे के स्थान को एक्सचेंज कर लें, ठीक है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं, जी नहीं, संयोजन तो अभी हमने पढ़ा। वियोजन कहते हैं, जी नहीं। विस्थापन कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि विस्थापन में एक तत्व दूसरे तत्व को हटा देता है, ठीक है। तो यहां भी तो एक तत्व दूसरे तत्व को हटा रहा है, लेकिन दूसरा तत्व हट के कहीं जा नहीं रहा है, वो एक दूसरे के स्थान को हम हटा रहे हैं, ठीक है। बेरियम ने सोडियम को हटाया, सोडियम ने बेरियम को हटाया, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही तत्व नहीं, दो तत्वों का विस्थापन हो रहा है, सोडियम और बेरियम। अगर एक ही तत्व का विस्थापन होता तो यह सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया कहलाती, लेकिन सोडियम ने बेरियम को विस्थापित किया और बेरियम ने सोडियम को विस्थापित किया, तो यहां समझ लीजिए कि आपस में संधि हो गई कि हम एक दूसरे की जगह क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो जहां अदला बदली हो, समझ जाना वहां किसकी अदला बदली, तत्वों की अदला बदली हो, समझ जाना वहां कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि ये दी गई रासायनिक अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया, बहुत बढ़िया प्रश्न था कि नहीं। चलिए आगे चले, बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं बच्चों, अगला प्रश्न पूछा है कि चिप्स का उपचयन, ठीक है, रोकने के लिए चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरते हैं। बच्चों हमको ये पता होना चाहिए कि तेल वसा से बने जो खाद्य पदार्थ हैं उनका हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है, अभिक्रिया, और उनका उपचयन हो जाता है, जिसके कारण उनका जो गंध है, ठीक है, वो और स्वाद दोनों बदल जाता है। तो तेल से बने खाद्य पदार्थों को जब हम खुला हवा में रख देते हैं तो वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अब उपचयन हो जाता है, उपचयित हो जाते हैं, ठीक है, और उनका गंध और स्वाद दोनों बदल जाता है और वो खाने में खराब लगते हैं। तो इस तरीके से तेल के बने खाद्य पदार्थ तो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। तो इसलिए उनको खराब होने से रोकने के लिए जो चिप्स, क्योंकि चिप्स को तो हम तेल में तलते हैं ना, इसका मतलब चिप्स, आलू के बने जो चिप्स हैं उसको तेल में तला गया, इसका मतलब तेल है तो वसा होगा, है ना। और ये वसा ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना करे, इसलिए हम चिप्स को थैली में भरते समय ऑक्सीजन गैस बाहर निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस है, वो सक्रियता नहीं दिखाती और वो खाद्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी और खाद्य पदार्थ हमारा खराब नहीं होगा। और अगर नाइट्रोजन नहीं निकालेंगे, नाइट्रोजन नहीं गैस भरेंगे, चिप्स की थैली में ऑक्सीजन गैस अगर मौजूद रहेगी तो वो ऑक्सीजन क्या करेगी, आपको पता है, तेलीय खाद्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके उसको उपचयित कर देगी और हमारा जो खाद्य पदार्थ है, तो तेल का बना खाद्य पदार्थ है, वो खराब हो जाएगा। इसीलिए चिप्स की थैली, जो भी मार्केट में बाजार में चिप्स आते हैं, वो जिस पैकेट में आ रहे हैं ना, उस पैकेट में आप देखिए हवा भरी होती है, वो हवा नाइट्रोजन गैस की होती है, ऑक्सीजन गैस नहीं होती है, तब तो खराब हो जाएगा। समझ में आया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है नाइट्रोजन। इसका मतलब जो भी चिप्स की थैलियां आती हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन गैस तेल वसा के खाद्य पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करती और हमारे तेल से बने खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते। और अगर नाइट्रोजन गैस नहीं भरते हम और चिप्स के अंदर अगर ऑक्सीजन गैस होती तो फिर तेलीय पदार्थ खराब हो जाते, उनका गंध और स्वाद दोनों बदल जाता और वो खाने लायक नहीं रहता, है ना बच्चों।
समझ में आया? चलिए, तो 8वां प्रश्न भी हमने हल कर लिया। आगे चले, चलिए अब आ गए 9वें प्रश्न पे बच्चों। बहुत बढ़िया चित्र देखकर प्रश्न पूछा है, मतलब एनसीईआरटी के जो सिलेबस में जो चित्र दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ना है, चित्र को छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि सीबीएसई चित्रों से भी प्रश्न बना सकता है और इसीलिए मैंने आपको ये प्रश्न दिया है। प्रश्न में चित्र के आधार पे एक प्रश्न पूछा है। चित्र में आप देख रहे हो ये जो परख नली है, परख नली यानी टेस्ट ट्यूब, इसमें नीले रंग का कॉपर सल्फेट का क्या दिख रहा है आपको? सॉल्यूशन यानी विलयन दिख रहा है। और इस कॉपर सल्फेट के जो नीले रंग का जो विलयन है इसमें लोहे की कील डाल दी गई है। इसका मतलब कि कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया किसके साथ होगा? लोहे के साथ, यानी आयरन के साथ। अब यहाँ क्या होगा? आयरन जो है Fe वो कॉपर की तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तो वो आयरन कॉपर को उसके जगह से क्या कर देगा? विस्थापित, और खुद जाकर बैठ जाएगा। जैसे एक मजबूत राजा ने कमजोर राजा को उसके गद्दी से हटा दिया और खुद गद्दी पे बैठ गया, उसी तरह आयरन मजबूत राजा है और ये कॉपर को हटा देगा और खुद जाकर वहां बैठ जाएगा। तो कॉपर सल्फेट किस में बदल जाएगा? आयरन सल्फेट में, यानी FeSO4। और जो कॉपर है बेचारा हार गया, ठीक है, वो विस्थापित हो गया, तो ये बेचारा अलग हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा अभिक्रिया है? यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना बच्चों? समझ में आया? तो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन से क्या बन रहा है? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, यानी किसने किसको विस्थापित कर दिया? आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। और इसके कारण जो ये कॉपर सल्फेट का जो नीले रंग का विलयन है ना, उसका रंग हल्का पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट बदल के क्या बन जा रहा है? आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट का रंग नीला नहीं होता। तो शुरू में तो ये नीला रंग दिखेगा आपको, लेकिन जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया होती जाएगी ये नीला रंग हल्का पड़ता जाएगा, क्योंकि नीला रंग तो कॉपर सल्फेट के साथ था, जो कि अब धीरे धीरे किस में बदल रहा है? आयरन सल्फेट में, है ना बच्चों? तो ये रहा आपका उत्तर 9वें प्रश्न का, विस्थापन अभिक्रिया, है ना बच्चों? तो ये हमने क्लास 10 के पहले चैप्टर पे आधारित MCQ हल किया, जो कि टर्म 1 में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मतलब इसी पैटर्न पे आपसे MCQ पूछे जाएंगे। कुछ चित्र देकर पूछेगा, है ना, कुछ रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए पूछेगा। तो ऐसे प्रश्नों का अभ्यास मैंने आपको कराया और इसी तरह प्रैक्टिस करते जाइए और हमसे जुड़ते रहिए रोज शाम को 7 बजे हमारे चैनल अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10, है ना बच्चों? और ये अब चैनल हमारा नहीं, ये हम सबका है, आपका भी है ना बच्चों? तो ये है अड्डा आपकी कामयाबी का। और हर संडे इसी तरह MCQ के लिए जुड़ते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए, डाउट पूछते रहिए। थैंक यू।